मुँह बोले मामा ने एक बार नहीं मुझे 4 बार अपनी गंदी सोच का शिकार बनाया है। मीनाक्षी ने बताया उसकी इस बुरी हरकत में मामी भी बराबर की भागीदार बनती थी। मामा अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे धोखे से नशीली दवा मिली चीज़ कोई खिला देता था। मामी उस वक्त घर में ही होती थी। वह एक प्रकार से अपने पति को मौका देती थी। मैं होश में आने पर मामी को मामा की हरकत के बारे में बताती थी तो वह मेरा पक्ष लेने के बजाय पति का पक्ष लेती थी। मुझे मारती पीटती और मुझ पर लांछन लगाती थी कि मैं उसके पति को गलत काम करने के लिए उकसाती हूँ। मैं बहुत डरी हुई और टेंशन में जी रही थी कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद न मैं तो जी पा रही हूँ और न ही मर पा रही हूँ। उसने अपने बेटे से प्रेगनेंसी जांच किट मंगवा कर मेरी प्रेगनेंसी जांच की और मेरे प्रेग्नेंट होने पर बाज़ार से एबार्सन की दवा लाकर मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते कहते मीनाक्षी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है नई दिल्ली की। यह कहानी अपने पद और दौलत के नशे में झूम रहे एक ऐसे अधिकारी की है जिसने सुख, वैभव और सुंदर पत्नी के होते हुए अपनी दोस्त की नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। बात उस समय की है जब देश कोरोना के खौफ में जी रहा था। लॉकडाउन खुल गया था लेकिन लोग फिर भी डरे सहमे हुए जिंदा रहने पर मजबूर थे। सन 2020 का अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। दिल्ली के उत्तरी जिला के अंतर्गत बुरारी क्षेत्र के रहने वाली मीनाक्षी अब वो मीनाक्षी नहीं रह गई थी जो हमेशा हंसती खिलखिलाती नजर आती थी। उसकी आंखों में ढेर सारे ख्वाब तैरते रहते तो होठों पर मोहक मुस्कान फैली रहती थी। हंसमुख स्वभाव वाली मीनाक्षी बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। वह ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी और न ही गहरी नींद सो पा रही थी। उसमें आए हुए इस परिवर्तन को उसकी मम्मी सुषमा भी 3-4 दिनों से लगातार देख रही और महसूस भी कर रही थी। वह सोच रही थी कि इस बारे में मीनाक्षी से पूछे या ना पूछे। 3-4 महीने पहले ही मीनाक्षी के पापा भी इस दुनिया से चल बसे थे। उस पर गमों और दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा था। फिर मीनाक्षी तो मात्र 14 साल की एक बच्ची थी। वह अपने पापा के लिए अंदर ही अंदर घुट रही होगी। वह अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रही है, तभी खामोश सी रहने लगी है और उससे पूछने से भी कोई लाभ नहीं होगा। सुषमा इस कारण सब देखकर समझकर भी बिल्कुल खामोश थी। मीनाक्षी के पापा की मौत के बाद घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी सुषमा के कंधों पर आ गई थी। वह एक फैक्ट्री में काम पर जाने लगी थी जिसकी वजह से वह सारा दिन घर से बाहर ही रहती थी। घर में जवान और नाबालिग बेटी रहती थी। सुषमा को सारा दिन उसी की चिंता सताती रहती थी, लेकिन इसका हल खुद ब खुद निकल आया। मुँह बोला मामा मीनाक्षी को अपने घर ले आया। मीनाक्षी के पापा जब जीवित थे वह चर्च में जाते थे। सुषमा और मीनाक्षी भी उनके साथ ही जाते थे। चर्च में दिल्ली सरकार में नौकरी करने वाला महिला एवं बाल विभाग का उप निदेशक प्रमोदय खाका भी आता था। वहाँ मीनाक्षी के पापा की प्रमोदय खाका से जान पहचान हो गई और धीरे धीरे यह जान पहचान काफ़ी गहरी दोस्ती में बदल गई थी। प्रमोदय खाका मिलनसार व्यक्ति था। वह सुषमा को अपनी बहन मानने लगा। सुषमा भी उसे अपने बड़े भाई जैसा सम्मान देने लगी थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया था। मीनाक्षी के पापा का अचानक देहांत हो गया तो सुषमा और मीनाक्षी पर गमों का दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रमोदय खाका ने आगे बढ़कर मीनाक्षी के पापा की अंत्येष्टि से लेकर 13वीं तक की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। सुषमा को उसने फ़ोन करके कह दिया था कि बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपनी बेटी मीनाक्षी को लेकर बहुत टेंशन में रहती हो। मैं आज तुम्हारी सारी टेंशन ही दूर कर देता हूँ, इसलिए मैं मीनाक्षी को अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। यहाँ तुम्हारी भाभी भी है, बच्चे भी हैं और मीनाक्षी उनके साथ रहेगी तो उसको अपने पापा का गम भूलने में मदद मिलेगी। तुम चिंता मत करना, जो मेरे बच्चे खाते पहनते हैं मीनाक्षी भी बिल्कुल वैसा ही खाएगी, पहनेगी और पढ़ेगी। मैं अपने बच्चों और मीनाक्षी में कोई भी फ़र्क नहीं करूँगा। इतना सुनते ही मीनाक्षी की माँ की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वो बोलती हैं, भैया तुम कितने अच्छे हो, मेरी सारी चिंता समाप्त हो गई। मीनाक्षी नादान और भोली है। मैं उसको घर में अकेले छोड़कर काम पर जाती थी तो मेरा सारा दिन उसी की फ़िक्र में लगा रहता था, लेकिन अब कोई चिंता और फिक्र नहीं रहेगी। अच्छा भैया, मीनाक्षी का ध्यान रखना। इतना कहकर मीनाक्षी की माँ अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं। सुषमा ने बात खत्म की और एक गहरी सांस ली। लेकिन अब कुछ महीनों बाद जब मीनाक्षी उसके घर से वापस लौट कर आई थी तो वह खोई खोई और गुमसुम रहने लगी थी। सुषमा ने 2-3 दिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। तीसरे दिन जब वह काम से लौटते वक्त सोच रही थी कि आज मीनाक्षी से उसकी खामोशी का राज जरूर पूछेगी,
घर में कदम रखते ही वह घबरा गई। मीनाक्षी पलंग पर थी और उस पर दौरा पड़ रहा था। वह पलंग पर गिरी हुई थी, उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, आंखें फैली थी। सुषमा ने दौड़कर उसे संभाला और पड़ोसियों की मदद ली और पास के एक हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने बताया कि लड़की पर एंजाइटी का दौरा पड़ा है, ऐसा फिर हो सकता है, इसलिए आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाइएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरे दिन 7 अगस्त 2023 को सुषमा ने काम से छुट्टी ली और मीनाक्षी को दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में ले गई। मीनाक्षी की जांच करके डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। मीनाक्षी के वो एंजाइटी के दौरे पड़ रहे थे और अब उसे पैनिक अटैक भी आने लगे थे। डॉक्टर उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। वह यह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि मीनाक्षी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह बेचैन थी और बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसकी खामोशी के पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा राज छिपा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। किसी भी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए डॉक्टर की यह थ्योरी ज़्यादा रहती है कि मरीज में खुद म खुद आत्मविश्वास हो तभी वह ठीक हो सकता है और दवा भी तभी अपना काम कर सकती है। मीनाक्षी अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, इसलिए उसे ठीक करने में डॉक्टरों के सामने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही थी। डॉक्टर उसे खुद को संभालने की हिदायत देते तो वह गहरी सांस भरकर यह जाहिर करती कि अब जीकर क्या करना है। आखिर डॉक्टरों ने आपस में सलाह लेकर मीनाक्षी की काउंसलिंग करवाने का फैसला किया। यह बात उसकी मां सुषमा को भी बता दी गई। काउंसिल एक्सपर्ट को बुलाया गया और डॉक्टरों तथा मीनाक्षी की मां की मौजूदगी में 11 अगस्त 2023 को मीनाक्षी की काउंसलिंग शुरू हो गई। काउंसिल एक्सपर्ट ने मीनाक्षी को अपने तरीके से विश्वास में लेकर प्यार से पूछा, बेटा मीनाक्षी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी बात है जिसे जुबान तक लाने में तुम बहुत ही झिझक रही हो। वही बात तुम्हें परेशान और बेचैन कर रही हो। तुम अपने मन की बात अगर होठों पर लाओगी तो मन का बोझ हल्का होगा और तुम अपने आप को बेहद हल्का महसूस करने लगोगी। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगती है। काउंसिल एक्सपर्ट ने बड़े प्यार से उसका कंधा थपथपाया और बोला, कह दो बेटा जो मन में है, तुम्हारी मदद के लिए डॉक्टर हैं, तुम्हारी मम्मी हैं, मैं हूँ। अंकल, मीनाक्षी बहुत ही रूंधे गले से बोली, मेरा मुंह बोला, मामा बहुत ही गंदा आदमी है, उसने अपने घर ले जाकर मुझे अपनी गंदी हवस का शिकार बनाया। इस खुलासे से डॉक्टर काउंसलिंग एक्सपर्ट को बुरी तरह से चौंका देती है। सुषमा तो बेटी के इस खुलासे से मुंह बोली भाई की दरिंदगी की बात सुनकर अपना होश खो देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नर्स उसे उठाकर बेड पर ले जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। मीनाक्षी बोली कि 1 अक्टूबर को मैं अपने मामा के घर गई थी। अभी मैं उसके घर गए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 दिन ही हुए थे। उस दिन सीमा मामी बाज़ार गई थी, उसके बच्चे स्कूल गए थे, मैं घर में अकेली थी। सीमा मामी ने मुझे सख्त हिदायत दे दी थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं और घर का दरवाज़ा बंद करके रखूं। अभी मामी को गए हुए थोड़ी ही देर हुए थे कि दरवाजे की डोरबेल बजने लगी। मैंने की होल से देखा तो मामा बाहर खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामा ने अंदर आकर बड़े प्यार से पूछा कि क्या कर रही थी मीनाक्षी। उसने पूछा कि क्या कर रही थी मीनाक्षी, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं मामा जी, मामी जी बाज़ार गई थी तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। इतना सुनते ही मामा ने कहा कि मीनाक्षी तुम पढ़ाई शाम को कर लेना, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोका कोला लाया हूँ और साथ में पेस्ट्री भी लेकर आया हूँ। मैं उसके पास पलंग पर बैठ गई। उसने एक कांच के गिलास में कोका कोला डाल दिया और प्लेट में पेस्ट्री भी डालकर मुझे दे दी। मैं पेस्ट्री खाने लगी और बीच बीच में कोक भी पी रही थी। अभी मेरी कोक ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मुझे जोर का चक्कर आया और मैं बिस्तर पर ही लुढ़कती चली गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुँह बोला मामा वहाँ नहीं था। मैंने उठने की कोशिश की तो दर्द के मारे तड़प कर रह गई। मेरी जांघों में भयंकर दर्द था। मैंने झांक कर देखा तो घबरा गई। मेरी जांघों पर खून फैला हुआ था और मेरी सलवार का नाड़ा भी खुला हुआ था और सलवार पर भी खून लग गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी समझ में इतना ही आया कि मेरे साथ मेरे मुँह बोले मामा ने कुछ न कुछ बहुत ही बुरा किया है। मीनाक्षी कहते कहते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। काउंसिल एक्सपर्ट ने सहानुभूति से मीनाक्षी का सिर सहलाया और बोला, आंसू तो कमज़ोर लोगों की निशानी है बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। और आगे बताओ, उस मुँह बोले मामा की असलियत बताओगी तो हम सब उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। आगे बताओ क्या हुआ। मीनाक्षी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और फिर बताने लगी, मैं हिम्मत बटोर कर जैसे तैसे बाथरूम में गई। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा, सलवार बदली और कमरे में आकर बैठ गई और मामी के आने का इंतज़ार करने लगी। सीमा मामी दोपहर में घर लौट आई। मैं उसे देखकर रोने लगी और वह मुझे घूरते हुए बोली, क्या हुआ, ये आंसू क्यों बहा रही है। मैं बोली कि मामा ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है।
इतना सुनते ही मामी ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तुझे अपने मामा पर ऐसा लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मामी। मक्कार बदचलन मेरे पति पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वह तो सुबह से ही ड्यूटी पर गए थे। इतना सुनकर मैंने कहा कि वो दोपहर में आए थे, जब आप बाज़ार गई थी तब उन्होंने आकर कॉल बेल बजाई थी। मैंने उनके लिए दरवाज़ा भी खोला था। मैंने रोते हुए बताया। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे खाने के लिए पेस्ट्री और पीने के लिए कोका कोला दिया। मैंने जैसे ही कोका कोला पिया मैं बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। आप चाहें तो बाथरूम में मेरी खून से सनी हुई सलवार को देख सकती हैं। मैंने वहाँ उतार कर रख दिया है। इतना सुनकर मामी अपना सर पकड़ लेती है और कुछ देर चुप रहती है। जब वो चुप हो जाती है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो मेरे साथ न्याय करेगी, लेकिन उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुझे गालियाँ देने लगी। बोली, तू ये क्या बके जा रही है? तू छोटे घर की बदजात लड़की है। तेरी माँ ने तुझे यहाँ मेरे पति को फांसने के लिए भेजा है। मेरे पति की दौलत पर तेरी माँ की नज़र है और उसने तुझे सिखा पढ़ा कर भेजा है कि सीमा के पति को अपनी जवानी के जाल में फंसा लेना, फिर हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। मामी ने जैसे ही इतना कहा मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली कि ये गलत बात है। हम लोग गरीब हैं, लेकिन ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकते हैं। इतना सुनते ही मामी ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली कि तू चिल्लाना भी जानती है? रुक जा, मैं तेरी ज़ुबान को बंद करती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में जाती है और वहाँ से एक डंडा उठा कर ले आई और मुझे डंडे से पीटने लगी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मामी को मुझ पर दया नहीं आई। उन्होंने मुझे जी भर कर मारा और एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं कमरे में बंद होकर रोती रही। मुँह बोले मामा ने एक बार नहीं मुझे बल्कि 4 बार अपनी गंदी सोच का शिकार बनाया है। मीनाक्षी ने बताया उसकी इस बुरी हरकत में मामी भी बराबर की भागीदार बनती रही। उसका पति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे एक नशीली दवा मिलाकर कोई चीज़ खिला देता था। वह एक प्रकार से अपने पति को मौका देती थी। मैं होश में आने पर मामी को मामा की हरकत के बारे में बताती थी तो वह मेरा पक्ष लेने के बजाय अपने पति का पक्ष लेती थी और मुझे बेतहाशा मारती पीटती थी और मुझ पर लांछन लगाती रहती थी कि मैंने उसके पति को गलत काम करने के लिए उकसाया है। मैं बहुत डरी और टेंशन में जी रही थी कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसके बाद ना मैं जी पा रही हूँ और ना मर पा रही हूँ। काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बड़े हैरानी से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई थी मीनाक्षी बेटा? तो मीनाक्षी ने बताया कि मैं गर्भ से हो गई थी अंकल। डॉक्टर्स और काउंसलिंग एक्सपर्ट ये सुनकर चौंक जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या ये बात तुमने अपनी मामी को बताई थी? तो मीनाक्षी ने बताया कि हाँ, मैंने उसको ये बात बताया था। उसने अपने बेटे से प्रेगनेंसी जांच किट मंगवा कर मेरी प्रेगनेंसी की जांच की और प्रेग्नेंट होने पर बाज़ार से एबार्सन की दवा लाकर मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया। उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर जाने के लिए लगातार अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। मैं कई महीने तक उस गंदी नीयत वाले मुँह बोले मामा के घर रही। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इतना कहते ही मीनाक्षी फूट फूट कर फिर से रोने लगती है। डॉक्टर उसके साथ हुई हैवानियत से हैरत में पड़ गए। एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विभाग का उप निदेशक ऐसी घिनौनी हरकत करे और आज़ादी से घूमता रहे, ये बात तो बर्दाश्त के बाहर थी। एक डॉक्टर ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम ने घटना से संबंधित उत्तरी थाना बुराड़ी को तुरंत अवगत कराकर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जाकर बच्ची की बयान दर्ज करने को कहा। बुराड़ी थाने के एचएसओ राजेंद्र कुमार ने जिले के डीएसपी सागर सिंह कलसी को फ़ोन कर घटना के विषय में बताया और फिर अपने साथ 2 महिला एवं 2 पुलिस कांस्टेबल लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल में जब एचएसओ राजेंद्र कुमार पहुंचे तब काउंसलिंग एक्सपर्ट और फ़ोन करने वाला डॉक्टर वहीं मीनाक्षी के बेड के पास मौजूद थे। इस 14 साल की नाबालिग बच्ची को देखकर एचएसओ राजेंद्र कुमार ने गहरी सांस ली और सोचने पर मजबूर हो गए कि एक ऐसा अधिकारी है जिसने इस फूल सी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मीनाक्षी उस समय सो रही थी। एचएसओ ने उसकी काउंसलिंग करने वाले एक्सपर्ट और डॉक्टर से संक्षिप्त रूप में पूरी जानकारी ली। डीएसपी सागर सिंह कलसी भी तब तक वहां पहुंच गए। मीनाक्षी का बयान लेने के लिए उसे जगाया गया और सीआरपी के सेक्शन 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। मीनाक्षी का बयान दर्ज कर डीएसपी सागर सिंह कलसी और एचएसओ राजेंद्र कुमार लौट आए। मामला दिल्ली सरकार के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे आला अधिकारी का था। उस पर एकदम से हाथ नहीं डाला जा सकता था। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाना चाहती थी। इसके लिए राजेंद्र कुमार एचएसओ ने बुराड़ी के चर्च में जाकर वहां के पादरी और हमेशा आने जाने वाले लोगों से प्रमोदय खाका के बारे में जानकारी उठाई।
तो पता चला कि प्रमोदय खाका वहाँ रविवार को अवश्य जाता था और वहाँ उसकी दोस्ती मीनाक्षी की माँ सुषमा और मीनाक्षी के पापा से हो गई थी। वो दोनों जब भी मिलते थे तो एक दूसरे से काफ़ी हंस बोल कर मिलते थे और उन दोनों के बीच में देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों बहुत ही गहरे रिश्तेदार भी हों। मीनाक्षी के घर जाकर भी एचएसओ राजेंद्र कुमार ने उसके बारे में पूछताछ की कि मीनाक्षी कैसी लड़की है और उसकी माँ का चरित्र कैसा है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि मीनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है और उसकी माँ का चरित्र भी बहुत अच्छा है। पति की मौत के बाद वो एक फैक्ट्री में नौकरी करती है और बहुत अच्छे चरित्र की महिला है। उनके यहाँ प्रमोदय खाका अक्सर आता जाता रहता था। तीनों के बारे में पूछताछ कर एसएचओ राजेंद्र कुमार वापस आ गए। मीडिया तक मीनाक्षी के साथ हुए रेप और एबार्सन करवाने की बात पहुंची तो अखबारों में प्रमोदय खाका और उसकी पत्नी सीमा के विरुद्ध सुर्खियां बनने लगी। दिल्ली महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रमोदय खाका की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रमोदय खाका को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। चारों ओर से दबाव बना तो पुलिस प्रमोदय खाका के बुराड़ी स्थित घर पर जाकर दबिश मारी और प्रमोदय खाका की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोदय खाका फरार था। पता चला कि वह अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंच गया है। पुलिस ने उसे उसकी अग्रिम जमानत होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सीमा को कोर्ट में 21 अगस्त 2023 को पेश कर उसको जेल भेज दिया गया। मंगलवार 22 अगस्त को प्रमोदय खाका की गिरफ्तारी हुई। उस पर थाने में भारतीय दंड विभाग की धारा 376, 509, 328, 313 और 120 बी के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसे भी कोर्ट में पेश किया और दोनों को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की बात करें तो प्रमोदय खाका अपनी पत्नी के साथ दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और अपनी जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और मीनाक्षी अपने घर में अपनी मां के साथ अपने साथ हुए इस हादसे को भूलने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति जागरूक करके आपको अपराध के प्रति जागरूक करना है ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण कर सके। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।